नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में जो इन दिनों काफ़ी चर्चा है, हिंदी को लेकर विवाद है और जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ है, उसमें हिंदी को जोड़ने, किसी राज्य में कहा जा रहा है हटाने, इसको लेकर जो विवाद है, ये विवाद की कहानी शुरू कहाँ से हुई और अब कहाँ तक पहुँची है, क्यों ये विवाद हो रहा है? इन तमाम सवालों को आपको इस वीडियो में आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में और इसके 3 भाषा फार्मूले में एक लंबे समय से चली आ रही बहस को एक बार फिर से हवा मिल गई है। खास तौर पर जब केंद्र और तमिलनाडु के बीच में, जिसकी जड़ें 1960 से के दशक से ही शुरू हुआ था, भाषा विवाद। और उस समय तमिलनाडु ने अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी थोपने का विरोध किया था और तब से ये विरोध बवाल आ रहा है। इसके साथ साथ वहीं केंद्र का दावा ये है कि नीति बहुभाषीवाद को बढ़ावा देती है। तमिलनाडु सरकार का तर्क ये है कि यह गैर हिंदी भाषी राज्यों पर दबाव डालती है। तो फिर 3 भाषा फार्मूले के इतिहास क्या, और क्या सच में हिंदी को थोपा जा रहा है? ये पहले 2 सवालों को समझते हैं कि क्या इतिहास है। 3 भाषा फार्मूले का विकास कैसे हुआ? इस फार्मूले को सबसे पहले शिक्षा आयोग 1964-1966 के जो प्रस्तावित है, उसमें प्रस्ताव किया था और इसके आधिकारिक तौर पर कोठारी आयोग के रूप में इसे जाना जाता है। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1968 में आधिकारिक तौर पर इसे अपनाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी आए और उनके द्वारा 1986 में एनपीई को इसकी पुष्टि की गई और इसे भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए नरसिम्हा राव की नेतृत्व वाली जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके तरफ से 1992 में संशोधित किया गया इसे। अब बात आते हैं भौतिकी विज्ञान, डॉक्टर दलित सिंह कोठारी की अध्यक्षता वाली जो आयोग है, ये 3 भाषाएं सिखाने की सिफारिश की। सबसे पहला मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा और दूसरा संघ की आधिकारिक भाषा और तीसरा कि पहली 2 भाषाओं के अलावा कोई भी आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा, मतलब इंडियन या फिर फॉरेन लैंग्वेज। 1968 में एनपीई जो अनिवार्य माध्यमिक स्तर से कर दिया और सरकारों को अपनाना चाहिए, इस बात की घोषणा हुई। इसमें हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा अधिमान्य हो गया। दक्षिण भाषाओं में से एक का अध्ययन शामिल किया गया। अब जो गैर हिंदी भाषी राज्य है, उसमें क्षेत्रीय भाषा और इसके अलावा अंग्रेजी के साथ हिंदी को और भी इसमें शामिल कर दिया गया। और उसके बाद बात आई एनपीई 1986 1986 और इसके बाद 1992 के संशोधन ने इस नीति को और भी मजबूत बना दिया। इसमें ये जोर दिया गया कि हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में उपयोग करने के बारे में राज्यों के बीच आम सहमति आवश्यक है। लोगों के बीच में अब हिंदी के उपयोग में पर्याप्त स्तर की जो एबिलिटी है, दक्षता है, एक्सपर्टीज है, उसको बढ़ावा देने के लिए 3 भाषाई फार्मूले का प्रभावी काम आवश्यक हो गया कि 3 भाषा लेंगे। 1992 की जो नीति है, उसमें ये कहा गया है कि हालांकि 1968 की नीति के तहत जो इस भाग में 3 भाषा का कार्यान्वयन असमान रहा है, नीति को और अधिक एक्टिव और उद्देश्यपूर्ण तरीके से लागू करने की बात कही गई। ये तब से विवाद चलता आ रहा। अब जो नई शिक्षा नीति हुई है, विवाद यहां से शुरू हुई। अब जो नई शिक्षा नीति 2020 में हुआ, उसमें क्या हिंदी थोपी जा रही है? तो नहीं, थोपी नहीं जा रही है। दरअसल नई शिक्षा नीति 2020 में अधिक लचीलापन दे रहा है, मतलब आपके पास ऑप्शन दे रहा है। जबकि
यह एक सुनिश्चित करता है कि कोई खास भाषा न थोपी जाए। इसमें इस बात का जिक्र है और कहा गया है कि संवैधानिक प्रावधानों बहुभाषीयता को बढ़ावा देने की जरूरत के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देने के लिए 3 भाषा फार्मूला लागू किया जाना जारी रहेगा। अब पिछली वाली बात भी जारी रहेगी, हालांकि इसमें लचीलापन होगा, क्योंकि किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपा नहीं जा सकता है और ना ही थोपी जा रही है। तो जो NEP है 2020, इसमें कहा गया कि बच्चों के द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के पसंद की ही होगी, बशर्ते कि ये 3 भाषाओं में से कम 2 भारत की मूल भाषाएं हो और एक भाषा विविधता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हुए राज्य की अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से सुनिश्चित कर सकती है। अब इसे समझिए कि जैसे अगर आप पेपर दे रहे होंगे, अगर आप छात्र हैं तब भी, नहीं है तब भी, अगर जो हिंदी बिल्ड के हैं वो समझिए कि अगर आपके एग्जाम में 3 पेपर देते होंगे, एक होता है हिंदी और एक होता है इंग्लिश और एक आप संस्कृत के पेपर देते हैं, तो ये 3 भाषाएं आप आसानी से नॉर्थ वाले ले लेते हैं। जो साउथ में है इसी चीज को अब ये अलग से बात कही गई कि इंग्लिश लेंगे तो फॉरेन लैंग्वेज है, अब हिंदी लेते हैं और फिर एक आपको स्थानीय भाषा ले सकते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इसे अलग तरीके से लिया गया। NEP 2020 में वैश्विक अनुभव का हवाला देते हुए तर्क दिया गया कि मूल भाषा शिक्षण समझ सके तो उसे बेहतर बनाता है, संस्कृति को संरक्षित करता है और छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद भी करता है। बच्चे अपनी घरेलू भाषा, मातृभाषा में गैर शुद्ध अवधारणाओं को भी अधिक तेजी से सीखते हैं और फिर समझते हैं। यूनेस्को ने बहुभाषीय दुनिया में शिक्षा में इस बात का जिक्र किया कि प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता के लिए मातृभाषा शिक्षण आवश्यकता है। इसे शिक्षा के अंतिम चरण तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद NCF आया, जिसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहा जाता है, इसमें लैंग्वेज एजुकेशन। NCF ने लगातार 3 भाषा फार्मूला का समर्थन किया। NCF 2023 की बात करें तो संवैधानिक प्रावधानों, बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए 3 भाषा सूत्रों को लागू करना जारी रखना चाहिए, इस बात का जिक्र किया। NCF 2005 में देखें तो भारतीय भाषा की बहुभाषी विशेषता को भी इसमें जोड़ा गया और ऐसे ही 2000 में भी जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर देखें तो राज्य में ऐतिहासिक रूप से 3 भाषाएं के फॉर्मूले का पहले से चलन है, लेकिन अब इसका विरोध किया जा रहा है और इसी विरोध के बीच में 2 राज्यों के बीच जैसे नॉर्थ और साउथ की लड़ाई हो गई और बहसबाजी हो रही है। फंड का भी जिक्र हो रहा है कि 2018 में शुरू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान NEP 2020 के तहत इसे अनुभावनात्मक शिक्षा और बुनियादी साक्षरता पर जोर देते हुए मजबूत किया गया, लेकिन SSA फंडिंग संरचना है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जो आता है उसे राज्यों को देने से केंद्र सरकार ने रोक दिया, जिसमें 60% फंडिंग केंद्र की तरफ से कवर की जाती थी और पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों को 90% केंद्र फंडिंग करती थी, लेकिन बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को पूरा फंडिंग में मिलता था, मतलब 100% हिस्सा केंद्र द्वारा तय किया जाता था। लेकिन तमिलनाडु को भी कहा जा रहा है कि 2018 के बाद फंडिंग रोक दी गई और ये फंड दिया नहीं गया। अब इसको लेकर विवाद हो रहा है और ये पूरी कहानी है भाषाई विवाद को लेकर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया हो और अगर आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा।